Rimjim Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. This session is sponsored by Campus. Session topic: Education in Tribal Areas. मैम, सबसे पहले तो एकल भारत मंच की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सोनल मैम आपका भी, संजय सर आपका भी। एकल भारत का मंच है, शिक्षा, संस्कार, जागरण, ग्राम विकास, सबकी बातें हो रही हैं। तो अभी हमारे साथ एक ऐसी मंत्री हैं जो इस सरकार में शिक्षा विभाग का ही कार्य संभाल रही हैं। तो इनसे मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा मैम कि हम एकल अभी प्राथमिक शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम प्राथमिक शिक्षा से आगे हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। बच्चे 10वीं पास करते हैं, आप मतलब जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है वो कुछ मजदूरी में लग जाते हैं, कुछ इधर उधर काम करने लगते हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने दिया और उसमें मुझे आने का भी अवसर आपने दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। शिक्षा व्यवस्था में जो मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में जो सुधार हुआ है, उससे आज बहुत व्यवस्थाएं बदली हैं। आज आप किसी अगर स्कूल की बात करते हैं या कॉलेज की, आज ये व्यवस्थाओं को बदलने से लोगों की सोच बदली है। आज स्कूल में बच्चे भी होते हैं और वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं। वो इस कारण से हो रहा है कि हमने वहाँ पे व्यवस्थाएं दी हैं, इस कारण से सोच बदली है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज हर स्कूल में वहाँ पे आपको बच्चे दिखाई देंगे। मैम, इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खाई है, वो है स्किलफुल एजुकेशन। क्योंकि किताबी ज्ञान है, बच्चे 10वीं तक पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस है जो बरसों से चला आ रहा है, वही चला, लेकिन उसमें स्किल नहीं जुड़ रहा है। बच्चे आज भी वही न्यूटन के लॉ पढ़ के आगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं मिली है जो उनको अपने क्षेत्र में रोजगार मिले। बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर वो दिल्ली, मुंबई, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पलायन सबसे ज़्यादा है। और इसकी मुख्य वजह यही है कि हमारे पास स्किलफुल एजुकेशन नहीं है। देखिए, बहुत पहले से शिक्षा व्यवस्था चलती आ रही थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो कहती थी कि हम भारत में काले अंग्रेज पैदा करने का काम कर रहे हैं, इसका बहुत विरोध हुआ। बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारी नीतियां बनी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को। मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसके मूल में है हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ में, आधुनिक तकनीक के साथ में रोजगार परक हम शिक्षा देने का काम करें। आज ऐसी ही शिक्षा हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि हम वहाँ पे नौकरी देने वाली हम शिक्षा दें। आज भारत हमारा इस तरफ आगे बढ़ चुका है। मेरा अगला सवाल सोनल मैम से होगा। सोनल मैम, एकल अभियान खासकर ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उनके लिए अभियान ने कई तरह के स्किलफुल एजुकेशन के लिए भी कार्यक्रम भी चलाए हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं चल पाते या फिर क्यों सक्सेस नहीं होते जो एकल काम कर ले रहा है? आपको क्या लगता है? एकल जहाँ काम करता है, जितने भी सुदूर इलाके हैं, कई जगह तो ऐसा है कि गवर्नमेंट भी नहीं पहुँची हुई, वहाँ पे एकल कार्य करता है। तो वहाँ पे जितने भी महिलाएं या महिला वर्ग है, लड़कियां हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह के कार्य, वही जैसे सिलाई केंद्र है, बहुत तरह की चीज़ें उनको सिखाते हैं। तो वहाँ पे लड़कियां जो है थोड़ा भी पढ़ के अगर उस गांव में कहीं से आई है, शादी हो के या जो भी है, तो वो लोग शिक्षा क्लास एकल विद्यालय में अध्यापिका का कार्य करती हैं। और अगर किसी को कुछ सिलाई वगैरह आती है तो घर में ही एक छोटा सा सिलाई, एक मशीन रख के और आसपास की लड़कियों को भी सिखाने का कार्य इस तरह से करती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कई जगह नहीं पहुँची हुई है, तो एकल इंटीरियर्स में भी कर रहा है इसका कार्य। मैम, आपने बात की वुमेन एजुकेशन की, तो अभी वुमेन एजुकेशन, अब भी लिटरेसी रेट जो है हमारे देश में और स्पेशली उन स्टेट्स में जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मोस्टली स्टेट्स ऐसे ही हैं। तो वुमेन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। मैम, मैं आपसे, रजनी मैम, आपसे मेरा यह सवाल रहेगा, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों है?
देखिए, मैं पहले कहूँ कि इसके लिए भी एक सोच होनी चाहिए। नीति के साथ में जब सोच होती है तभी हम अच्छा कर पाते हैं। आज हमारी नीतियाँ भी बन रही हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। आज पहले की अगर आप बात करें तो हम लोगों ने वो दुर्भाग्यपूर्ण समय भी देखा है जब लोग कहते थे कि हम तुमको नकल करवाएंगे और तुम हमको वोट देना। ऐसा भी दुर्भाग्यपूर्ण समय हम लोगों ने देखा है। और आज के समय में हम लोगों ने बहुत परिवर्तन किए हैं। आज जब सोच होगी तभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। हमारे पास नीति भी है, हमारे पास सोच भी है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज हम कहें कि महिलाएं हैं, युवा हैं, हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रयास है हम प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम करें। एक अच्छी सोच को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और हम यकीनन आपसे कह सकते हैं कि हम जब अभी हम लोगों ने अमृत वर्ष मनाने का काम किया, महोत्सव मनाने का काम किया, जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित होगा। हम तो इस नीति पे काम करने का काम कर रहे हैं। मैम, विकास को साइड रखे हम एक चीज शिक्षा को देखें और महिला शिक्षा स्पेशली, तो आज भी महिलाएं शहर के क्षेत्रों में पढ़ाई की ओर रुचि रख रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चियों 10 पास कर ली उनके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो गई, 12th पास कर ली बहुत, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन तक तो जाती ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमने ऐसा समय भी देखा है जब लोगों को डर लगता था कि हम बच्चियों को कैसे स्कूल भेजें, बच्चियों को हम कैसे कॉलेज भेजें। हमने ये समय भी देखा है, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है कि आज हर बच्ची स्कूल जा सकती है। उसके माँ बाप को भरोसा है कि कानून सख्त का है और हमारी बच्ची अच्छे से स्कूल जा कर के वापस आ जाएगी। और इस तरह के हम लोगों ने, आप कहें कि पहले हमारे मंडल में 6 मंडल ऐसे थे जहाँ पे विश्वविद्यालय ही नहीं थे और योगी जी का संकल्प था कि हर मंडल में विश्वविद्यालय हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी योगी जी के नेतृत्व में आज हर मंडल में विश्वविद्यालय हो गया। और इसके बाद में हम लोग इस तरह की नीति भी बना रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अंत्योदय तक पहुँचे, हर व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिले। इसके लिए हर जनपद में विश्वविद्यालय देने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। सोनल मैम, कुछ कह रही थी आप? हमारे एकल में जो है जितने भी विद्यालय में अध्यापिकाएं हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में 70% जो है महिला है, जो कि सारी अध्यापिकाएं हैं। और काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ निकलती है गवर्नमेंट से, उनका जितने भी ग्रामीण सुदूर इलाकों में उनको कई चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो हमारी जितनी टीचर्स हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, वो उनको अवगत भी कराते हैं कि महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ये योजनाएं निकली है, उनको जागृत कराते हैं, क्योंकि उनको नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें सरकार के द्वारा दी गई है। तो उसको अवगत कराने का कार्य भी एकल करता है। संजय सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि वनवासी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, खासकर वनवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए एकल अभियान काम कर रहा है। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के लिए काम कर रही है, लेकिन जैसे ही हम प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़ते हैं समस्याएं वहाँ शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उनका सबसे पहला निशाना शिक्षा और पाठशाला ही है। तो इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? एकल अभियान मुकुल पंचायत शिक्षा में जो काम करता है, पंचायत शिक्षा में काम करने में सबसे मुख्य बात होती है हमारी संस्कार पक्ष। संस्कार पक्ष देकर हम बच्चों को, परिवारों को, उनके अभिभावकों को, माता पिता को, सभी को इस प्रकार से गाइड करते हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसे सारे लोग जुड़ते हैं संगठनात्मक रूप से। अब जब संगठनात्मक रूप से जुड़ेंगे, बैठेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, बच्चों में वो भाव जाएंगे। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि 5वीं 6वीं पढ़ा, उसके बाद बेरोजगार हो गया और घर में बैठा और कहीं चौराहे पे जाके गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे थे जिनकी संभावना होती है कि ये आगे जाके बिगड़ सकते हैं, दूसरा मार्ग पकड़ सकते हैं, तो ऐसे बच्चे 4 से 14 के बीच के जो हैं या इससे ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे हमारे विद्यालयों में आते हैं और संस्कार पक्ष के कारण वहाँ पे आते हैं विशेष रूप से। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे एकल के लिए
स्पेसिफिक हैं कि ये पढ़ने चाहिए, वो तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ अन्य विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे भी संस्कार पक्ष सीखने के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में आते हैं, जिससे एक ऐसी रूटीन गांव का एक ऐसा वातावरण, कुल मिला के हम गांव का वातावरण ऐसा निर्मित कर देते हैं कि कहीं से कहीं तक बच्चों को बहकने की संभावना नगण्य हो जाए। लेकिन मैम, इनसे अगला सवाल मैं आप तक पहुंचूंगा कि 14 वर्ष के बच्चों तक कभी माता पिता भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक टीनेज का एज होता है 14 से 19-20 का, वहाँ बच्चों के भटकने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है और वनवासी क्षेत्रों में उन्हीं विद्यालयों की सबसे ज़्यादा कमी है। तो सरकार इन बच्चों की काउंसलिंग के लिए या फिर इन बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए क्या कोशिशें कर रही हैं? हमने आपको बताया कि पहले हमारे कई मंडल ऐसे थे जहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ये सोनभद्र का इलाका हुआ, लखीमपुर, सीतापुर जो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके हुए, गोरखपुर में भी कुछ इलाके हैं। अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बने तो उन्होंने वनटांगिया समाज को स्पेशली चिन्हित करके उन इलाकों को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों को आगे लाने की ज़रूरत है। हम मानते हैं आपने जो क्वेश्चन किया उसी पे हमारा आंसर भी है कि हमारा है कि हर कोने में शिक्षा लोगों को मिले, शिक्षा के लाभ से कोई भी वंचित ना रह जाए। इसको लेकर के हम चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे हम विश्वविद्यालय की बात करें, हम हर कोने पे हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय देने का काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि जैसे हमारे पहले 6 मंडल थे जहाँ पे कोई विश्वविद्यालय नहीं था, हमने वहाँ पर बच्चों से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा पे काम किया। और हम आप कहें तो हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बहुत अच्छा करने का काम किया है। वहाँ पे लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र को अच्छा करने के साथ हम लोगों ने स्कूलों का कायाकल्प भी किया है। और हमारा ध्यान है, सरकार का ध्यान है, हर बच्चा स्कूल जाए। इसको लेकर के हम लोग नीतियाँ बना रहे हैं। स्कूल चलो अभियान हमारा है, कायाकल्प योजना के तहत हम स्कूलों में कायाकल्प करने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, शिक्षा के लाभ से कोई भी वंचित नहीं रह पाएगा। मैम, अभी आपने बार बार हमें बताया कि 6 विश्वविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन आज भी जो कॉलेजेस, विश्वविद्यालय मंडल स्तर पे हैं, जिला स्तर पे हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, क्योंकि इस समय अभी देश पिछले 1 महीने से कोचिंग सेंटर्स को लेके बड़ा ट्रेंड में है, चाहे वो दिल्ली के कोचिंग सेंटर हो, कोटा के कोचिंग सेंटर हो। ये कोचिंग सेंटर तभी जीवित हैं जब हमारे जो हायर एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेज में वो एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही कि बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो सरकार ऐसे क्यों कदम नहीं उठा रही है कि बच्चों को कोचिंग की तरफ ना भागना पड़े, स्कूल कॉलेज, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो ग्रेजुएशन की कर रहे हैं, 12वीं के बाद वो BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें JEE करने के लिए कोचिंग, सबसे ज़्यादा JEE मेडिकल की और गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई शहर हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, जहां बच्चे सिर्फ तैयारी करने जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिले स्तर पे, जिले के कॉलेजेस में, जो आपने बताया मंडल में विश्वविद्यालय खोले गए हैं, उनमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं बताना चाहूँगी कि वो व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है उसके लिए भी हम लोगों ने अभ्युदय योजना चलाने का काम किया। बच्चा जो भी कुछ करना चाहता है वहाँ पे उसको कोचिंग मिलती है और कोचिंग भी बहुत अच्छे शिक्षकों के द्वारा उनको दी जाती है। इसके लिए हम लोगों ने अभ्युदय योजना के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और चल रहा है हमारा काम। कई जगह कोचिंग चल रही हैं उन बच्चों के लिए जो गरीब तबके के हैं, फीस नहीं दे पाते थे, बाहर जा नहीं सकते थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने अच्छा काम करने का काम किया है। और इसी तरह से आपने कहा कि शिक्षा किस तरह से आप काम कर रहे हो, क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी, हम लोगों ने जो काम किया है, जो स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक में जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, आज हमारे 7 सरकारी विश्वविद्यालय NAC में A++ पा चुके हैं। हमारे 4 निजी विश्वविद्यालय A+ पा चुके हैं और हम लोगों ने UGC में भी हमारे विश्वविद्यालय आए हैं, ग्रेड उन्होंने पाया हुआ है। तो हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा सिलसिला यहीं पे रुक गया। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए हर तरह से हम लोग नीतियाँ बना रहे हैं, उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं
और बच्चों के लिए हर स्तर पे हम लोग अच्छा काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैम आपके सवाल में ही एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, सॉरी जवाब में, कि अभी यूजीसी नेट के जितने कॉलेजेस हैं उनकी एक रैंकिंग की लिस्ट आई है, लेकिन उसमें टॉप 5, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन उनके टॉप 5 कॉलेजेस में किसी में ना वो मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज का नाम नहीं है, आपने जबकि हम देश के सबसे बड़े राज्य हैं, सबसे बड़ी आबादी है हमारे पास। देखिए, बहुत समय तक उन लोगों ने शासन किया जो कहते थे कि आपको हम नकल करवाएंगे, आप हमको वोट दें। उसके बाद में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और दूसरे फेज की उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम लोगों ने बेहतर काम किया। इसके लिए ही हम लोगों को नेक की तरफ से और यूजीसी की तरफ से हम लोगों को जो ग्रेड मिला हुआ है A++। हम तो कहते हैं कि पहले आपने कभी देखा इसके पहले किसी को नेक A++ मिला हो? हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो A+ तक भी नहीं सुना था। हो सकता B कहीं आया हो किसी विश्वविद्यालय में। हमने किसी विश्वविद्यालय में नहीं देखा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार से पहले किसी भी विश्वविद्यालय में नेक की ग्रेडिंग A+ आई हो। लेकिन मैम सबसे बड़ी चीज़ है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल में से राज्य में सरकार है, लेकिन एक विश्वविद्यालय भी उस टॉप रैंकिंग, क्योंकि हमारे पास IITs हैं, IIM भी हैं, लेकिन वो क्वालिटी हम जो IIT बॉम्बे दे रहा है, IIT कानपुर भले ही हमारा बड़े संस्थान में नाम शुमार है, लेकिन हम टॉप में नहीं जा पा रहे। ये देखिए, टॉप में पहुंचने का ही सिलसिला है जो हमने आपको बताया कि हमारा नेक में A+ आया, A++ आया है। ये सारी चीज़ हम आगे बढ़ने के लिए ही कर रहे हैं, हमने किया है। और कोई शिक्षा व्यवस्था एकदम से ऐसी नहीं है आप कुछ कर दोगे। जो पहले से चीज़ें हो रही हैं वो पूरी करके तभी हम आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ एकदम से बच्चों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ें जब पहले हो जाती है तब उसके बाद में नई चीज़ें शुरू होती हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके मूल में यही है कि हम बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम काम करें, उनके रोजगार के लिए काम करें। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ये सारी चीज़ें कर रही है। और जो आपकी सोच है, जो आपकी चिंता है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, प्रदेश को विश्वास दिलाना चाहेंगे। हमारी सोच यही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जो है यही सोच है कि हमारा बच्चा इतना काबिल बने और हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बने। मैं सोनल मैम से सवाल पूछूंगा। मैम, वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चों के एक बड़ी सबसे अहम चीज़ है ग्रामीण क्षेत्रों में वुमेन एजुकेशन के लिए काउंसलिंग। एकल जागरण का भी काम कर रहा है, संस्कार शिक्षक का भी काम कर रहा है, लेकिन एकल अभियान काउंसलिंग पे क्यों नहीं काम कर रहा है, ताकि बच्चों को वो काउंसलिंग मिले, महिलाओं को, कि आगे पढ़ने के लिए वो अच्छे कॉलेज कैसे चुने, क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है, लोगों को कोर्सेज के बारे में, सिलेबस के बारे में, किन विद्यालय में जाए, कहाँ फीस कम है, इसके बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण उनके आगे एक बैरियर दिखता है। उनको लगता है चलो अब छोड़ो, जब पता ही नहीं तो आगे क्या जाना। खुद मेरे साथ भी ये समस्या हुई। तो ऐसा काउंसलिंग का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है भी तो कैसे? एकल में जो 5 आयाम है हमारे, शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार, तो उसमें काउंसलिंग तो अब उसको आप किसी अदर वे में बोलना समझ लीजिए, लेकिन काउंसलिंग तो होती है जब उनको संस्कार की शिक्षा दी जाती है, उसको बताया जाता है कि किस तरह से क्या आपके लिए संस्कार में आपको कैसे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो वो एक काउंसलिंग का ही पार्ट है, चाहे आप उसको एजुकेशन, क्योंकि इसमें बेसिक एजुकेशन बच्चों को दी जाती है और आरोग्य के बारे में बताते हैं, तो वो उसकी हेल्थ के ऊपर है, तो वो काउंसलिंग ही है। एक प्रकार से वो काउंसलिंग है कि आपको अपने शारीरिक किस तरह से सफाई रहना है, किस तरह छोटी छोटी लड़कियों को बताया जाता है कि आपको मानसिक धर्म से लेके उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो ये भी एक काउंसलिंग का ही पार्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो हर तरह का जो अवगत कराते हैं कि जो भी हमारी सरकार की पॉलिसीज़ है वो बताते हैं, तो अवगत कराना भी एक चीज़ें बताना उनको, और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है सारी चीज़ें बताना, तो ये भी एक काउंसलिंग का ही पार्ट है। संजय सर, हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। मेरा आपसे एकदम सीधा सरल सवाल रहेगा, प्रतिभा अनुरूप शिक्षा, कि मतलब प्रतिभा और कौशल के हिसाब से शिक्षा क्यों नहीं? मतलब कोई बच्चा आर्ट्स में बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो 10वीं पास किया माता पिता उसको इंजीनियर बना रहे हैं।
उनको डॉक्टर की ओर भेज, लेकिन उसकी रुचि आर्ट्स में, किसी की रुचि संगीत में, तो हम उस पर कब काम करें, कैसे काम करें कि प्रतिभा के अनुरूप लोगों को शिक्षा मिले, हायर एजुकेशन की ओर जब वो बढ़े तो अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़े, ताकि वो खुद के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ न्याय कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न किया मुकुल जी। हमारा प्रयास यही है, खासतौर से एकल विद्यालय को ही लेकर चलूँगा मैं। जैसे मान लो इस समय हम खेल कूद प्रतियोगिताएँ करा रहे हैं। खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी बच्चों को जिन खेलों में रुचि है उन खेलों में उन्हें आगे बढ़ाना। अब जिन खेलों में बच्चे की रुचि है खेल के अंदर और उसे हम एजुकेशन में डाल रहे हैं, एजुकेशन करना जरूरी, पढ़ना जरूरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर खेल कर भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आज हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर को देखें, या और भी हम बच्चों को देखते हैं कि जो खेल में बहुत आगे निकल गए हैं और देश में बहुत नाम रोशन किया है। अब जैसे मान लो हमारे बच्चे की रुचि है, किसी चित्रकारिता में रुचि है, तो हम वह कॉन्सेप्ट भी देते हैं बच्चों को पढ़ाने में। हमारे जो 7 विषय होते हैं, खासतौर से एकल विद्यालय की शिक्षा के प्रशिक्षण के 7 विषय होते हैं, उसमें खेल कूद है, शिल्प है, संस्कार, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो शिल्प भी हम सिखाते हैं उन्हें कि आगे चल के ये बढ़ें और आगे काम करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे करना तो चाहते हैं शिल्प कला, किंतु उसे डाल दिया कि इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी ही पढ़े और उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो वहाँ बच्चा फेल हो जाता है, फिर आगे चल के इसकी परेशानियाँ हमें भोगनी पड़ती हैं। धन्यवाद। सर ने खेल कूद की बात की, संजय सर ने खेल कूद की बात की, तो हम खेल कूद पे आएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ओलंपिक्स हुआ, इसी पे क्वेश्चन मैं बता सकती हूँ जो भी आपने कहा है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो भी आपने क्वेश्चन किया, बात कर रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये भी निहित है कि जो व्यक्ति, बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। वो अगर साइंस पढ़ता है और उसको रुचि है कॉमर्स में, तो वो साथ में कॉमर्स भी पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो साथ में हिंदी पढ़ना चाहता है, तो वो हिंदी भी पढ़ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सुविधाएं दी गई हैं बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, बच्चे में जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमर्स का बच्चा है वो कॉमर्स ही पढ़े, साइंस का बच्चा है वो साइंस ही पढ़े, ऐसा नहीं है। साइंस के साथ में वो हिंदी भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुविधाएं हैं। मैम, आपने जिक्र किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब कोविड का समय था, सरकार ने उसे लागू किया, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये इनिशियल फेज में ही है। तो इसका क्या कारण है कि हम अभी भी इतना स्लो काम, अगर मान लीजिए अभी 4 साल में इनिशियल फेज है, तो इसकी डेडलाइन कब तक है कि ये पूरे देश में कब तक लागू हो जाए? क्या हमारे बच्चे जब आएंगे तब वो नई शिक्षा नीति में पढ़ेंगे, या हमारे छोटे भाई बनुज है वो पढ़ेंगे? ये बताइए। आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो बच्चा पहले से कोई 4 साल का कोर्स कर रहा या 3 साल का कोर्स कर रहा, उसको हम अधूरा नहीं छुड़वा सकते हैं। वो पहले पूरा कर ले, ये और तो फिर सतत जारी रहेगा ना। हाँ, जैसे आप कोई बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो सरकार ने सोचा इसकी पढ़ाई प्रभावित हो, उसका मतलब उन कोर्स बच्चे पूरा करवाने के बाद में फिर जो आगे से जो उसकी शिक्षा है, या और जो फर्स्ट से जो चलेंगे फर्स्ट ईयर से, उनको उसमें लिया जाएगा। तब तक तो फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में आ जाएगा। तो इसीलिए तो थोड़ी सी देरी है। कोई बच्चों का भविष्य है, उसको हम एकदम से नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सामने भारत का भविष्य है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हम कोई 1 वर्ष की या हम 2 वर्ष की बात नहीं कर रहे। ये पूरा भारत है, हम अपने भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं। ये मोदी जी की सोच है कि हमारा भारत इस तरफ आगे बढ़े कि वो नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे देश में। जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा के दम पे बच्चा आगे बढ़े, ऐसी शिक्षा देने का हम काम कर रहे हैं। तो मैम, इस सवाल का पूछूंगा मैं आपसे कि आखिर इतनी देरी क्यों? जब हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम 18 घंटे में सड़क बना सकते हैं, तो शिक्षा के जो सबसे मूलभूत, सबसे जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य, वहाँ इतनी लेट लतीफी, इतनी धीमे कार्य सरकार सोच रही है। वो चीज़ बहुत बेहतरीन है कि किसी भी एक भी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हम जो भी नीति लाए हैं वो सर्वोपरि हो, सबके लिए हो, अंत्योदय तक हो, लेकिन इतनी लेट लतीफी, धीमी क्यों? मेरा यही सवाल है। आप नीति निर्धारण करने वाले में से हो। इसके लिए देखिए, हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय स्तर पे भी हम लोग लगातार हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, मीटिंग चल रही हैं कि किस तरह से हम हर जगह इसको लागू करें। लेकिन हमने आपको बताया कि ये शिक्षा है, इसको हम एकदम से नहीं थोप सकते हैं। जो पहले से व्यवस्थाएं हैं उसको करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी हैं,
तो हमें ध्यान आ गई सड़कों की। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ अच्छी सड़कें बन रही हैं, वहाँ आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला भी हमारा उत्तर प्रदेश है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, शिक्षा की बात हो रही है, परीक्षाओं की बात हो रही है, लीक की बात ना हो तो शिक्षा की बात इस देश में अधूरी होगी। इतनी मतलब जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, अभी तो सोचिए हाल फिलहाल नीट की परीक्षा में भी पेपर लीक की खबरें आई, 2 महीने उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, बहुत सारी चीज़ें देश में मीडिया में भी सामने आई, कहीं बच्चों ने बताया पेपर हटवाया गया। तो इस सरकार में भी, हमारी सरकार में भी आरओ के पेपर लीक हुए। तो ये इतने लीकेज हो क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा कोई प्लम्बर क्यों नहीं आ रहा? सरकार ऐसी सिस्टम क्यों नहीं बना रही है कि ये लीकेज हो ही ना? हम बात करें जीरो टॉलरेंस की, लेकिन इस जीरो टॉलरेंस में शिक्षा भी है। शिक्षा पे जो बच्चों का भविष्य है वो टिका हुआ है। देखिए, इसमें जो ये काम करवा रहे हैं और काम करने वाले लोग हैं, ये पिछली सरकारों के लोग हैं। इसमें भी उन लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन हम उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। अब हमने स्कूल कॉलेज में नकल नहीं हो रही है, इस पे हम लोगों ने काम किया, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने विधानसभा में नीति निर्धारण की है। उनके लिए ऐसी सजा का प्रावधान कर दिया है, वो ऐसा करने के लिए अब सोच भी नहीं पाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि मैम ने, सोनल मैम ने, संजय सर ने सब बड़ी अच्छी चर्चा की हमारे साथ, शिक्षा के बारे में बात की। तो दर्शकों में से अगर किसी के पास कोई सवाल हो जो रजनी मैम से करना चाहता हो शिक्षा पे, हमारे साथ युवा बहुत है, जिन्हें भी कोई सवाल करना हो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का कोई सवाल? और नमस्कार मैडम, हम बच्चों को संस्कार शिक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं, उसमें क्या हम कदम उठा रहे हैं कि हम बच्चों को संस्कार शिक्षा शुरू से दें, उसके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमने जैसा आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके मूल में है हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजो करके, उसको विरासत मान करके हम अत्याधुनिक तकनीक को लेकर के रोजगार की तरफ आगे बढ़ें। इसके लिए हमने स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक में इस तरह का सिलेबस बनाया हुआ है कि जिसमें बच्चों को अपने महापुरुषों की और अपने ऐसे लोगों को जो हमारे लिए प्रेरणा है, अपनी संस्कृति के संबंध में इस तरह की जानकारी दी जाएगी, इस तरह के कोर्सेज उसमें होंगे। तो इस तरह की शिक्षा हम लोग स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक में देने का काम कर रहे हैं। और किसी का कोई सवाल? फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में गीता और रामायण एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें भी हम लोग लेने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसमें भी ये है। आपको एकल पंडान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, लगभग 13 लाख बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी इस करंट ईयर की बात कर रहा हूँ। पहले 5-6 लाख जाया करते थे, अब 13 लाख जा रहे हैं। हमारा फॉरेन रेवेन्यू लगातार इन बच्चों की एजुकेशन पे जा रहा है बाहर, तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन ने हमें कुछ याद दिला दिया। हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है, जहाँ पे पहले विदेशी बच्चे सिर्फ 80 पढ़ा करते थे, और जब वहाँ पे हम नेक में A++ लेकर के आए हैं, तो ये जब न्यूज़ हमारे विदेशी लोगों ने भी सुनी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय में जहाँ पे पहले 80 छात्र थे, वहाँ पे आज 800 छात्र हो गए हैं। क्या मंत्री जी, कोई ऐसा भी है कि फॉरेन से भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? हमने विदेशी छात्र, विदेशी छात्रों का बताया आपने। मैंने 800 जहाँ पे सिर्फ 80 छात्र थे हमारे यहाँ, वहाँ पे आज विदेशी छात्र, फॉरेन के बच्चे हमारे यहाँ 800 आज उनकी संख्या हो गई है। और ये तभी हुई जब हम उनको विश्वास दिला पाए, जब हमने इस तरह की नीति अपनाई, उसका क्रियान्वयन किया, तो आज उन पे विश्वास हुआ है। और आज हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में 800 छात्र हुए हैं, और भी आगे होंगे। अभी तो 80 से 800 हम पहुँच गए। अगर कंट्रीज की बात करें, क्या यूरोपियन कंट्रीज के बच्चे भी हमारे एजुकेशन लेने आ रहे हैं? अब हमने एक का तो अभी नहीं देखा, लेकिन हम आपको बता सकते हैं, हमने आपको बताया कि 800 छात्र हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, और ये हमारी उपलब्धि है कि हम लोगों ने बेहतर किया, इसीलिए आज हमारे यहाँ संख्या बाहर की इतनी हुई है। नहीं, आपकी उपलब्धि है, इस बात में कोई वो दोराय नहीं है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन इसके साथ जुड़ता हुआ क्या था
अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के बच्चे अगर हमारे यहाँ एंट्री करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए समझने की एक चीज़ आएगी कि बाहर से लोग एजुकेशन लेने हमारे यहाँ आ रहे हैं। अगर वो साउथ अफ्रीका और अफ्रीका की तरफ से, अफ्रीकन नाइजीरिया इस तरफ से आ रहे हैं, तो हमारे लोग इधर एजुकेशन के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं यूरोपियन कंट्री में बेसिकली। आपके माध्यम से मैं बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम लोग जितना कि हम राज्य यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को, हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए, इसके लिए, और इसके साथ ही साथ हम लोग निजी विश्वविद्यालय को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और कुछ बाहर की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चे कोर्स से कुछ भी पढ़ने के लिए वहाँ पे जाते थे, बाहर यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट को लेकर के, जिसको भी लेकर के बाहर पढ़ने जाते थे, वो सुविधाएं हमारे यहाँ पे मिल जाएं, इसको लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं कि वो सुविधाएं हमारे यहाँ पे भी मिल जाएं। इसके लिए हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल? क्या इंडिया में कोचिंग सेंटर जरूरी हैं या इनको नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने जो बात की आपसे, हम स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं, और जब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती थी तो बच्चे इधर उधर भी भटकते थे। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल ही नहीं जाया करते थे। आज अगर आप गाँवों में बात करें और शहरों में बात करें तो आज वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ रही है हर कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे हमने कायाकल्प करने का काम किया, वहाँ पे व्यवस्थाएं देने का काम किया है। इसी तरह से हमने स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्थाएं देने का काम किया, विश्वविद्यालय में भी व्यवस्थाएं देने का काम किया। जब अब ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, अच्छी होंगी, तो हमको लग रहा है कि अन्य जगह बच्चों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। मैम, आपका भी आपने बड़े बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखा, बताया कि सरकार क्या काम करे और समाज को भी क्या करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप सब एग्री करेंगे कि दिस वाज अ ग्रेट पैनल डिस्कशन दैट वी हैड विथ मैम। अब मैं राम राम ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड राम राम फाउंडेशन से प्रशांत जी को इनवाइट करूँगी स्टेज पे, ताकि वो मैम को फेलिसिटेट करें। मैं स्टेज पे अक्षत शर्मा जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एकल युवा बीएलएसपी से, वरुण जैन जी जो एडवाइज़र हैं एकल युवा बीएलएसपी से, रितु अग्रवाल जी जो लखनऊ चैप्टर से हैं, साथ में सुप्रिया अग्रवाल जी जो लखनऊ चैप्टर से हैं, उनके साथ में अनुप अग्रवाल जी को भी स्टेज पे आमंत्रण करना चाहूँगी। अनुप अग्रवाल जी हमारे एकल के एक बहुत बड़े डोनर हैं, मैं उनका स्टेज पे स्वागत करती हूँ। साथ में मैं ज्योति अग्रवाल जी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। ज्योति अग्रवाल जी महिला विभाग लखनऊ से हैं।
हमारे साथ मंच पे पुष्पलता अग्रवाल जी भी हैं जो कि फाउंडर हैं सेंट जोसेफ स्कूल की। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें प्रतिभा शुक्ला जी का, जो कि राज्य मंत्री हैं महिला विभाग और बाल पुष्ट आहार की। प्रतिभा शुक्ला मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ। साथ में मैं माननीय हलवासिया जी और माननीय आशीष जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप स्टेज पे आके मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। चलिए तो अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं स्टेज पे एज ए मॉडरेटर दुर्गेश त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगी। साथ में एज ए पैनलिस्ट मैं माननीय माधवेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूँगी, जिनके साथ माननीय सुरेंद्र जिंदल जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी राम राम। हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। आपके परिचय जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितनी भी बहनें, अधिकांश आज सौभाग्य से बहनें ही हैं और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कह सकते हैं कि बहनों के लिए खासकर आप रोल मॉडल हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा विभाग है बाल पुष्टाहार का, पिछले कई सरकारों में हमने ये चीज़ें देखी थी कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको जिस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में, वो कई बार नहीं मिलता था। उसकी कई बार हम समस्याएं देखते थे। अब ये समस्याएं कम देखने को या नहीं देखने को मिलती हैं, तो इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या स्टेप उठाए थे, उसके विषय में अगर आप थोड़ी जानकारी दें। हमारा विभाग आंगनबाड़ी का विभाग है और इसमें बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। हमारे बच्चे संस्कारित हों, वो बच्चे पढ़ाए जाते हैं। उनको हमारी आंगनबाड़ी वर्कर पढ़ाई कराती है संस्कारों की और प्राथमिक ज्ञान देती है, जो एक माँ को देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो क्या पढ़ाएगी। तो उसके लिए कहना चाहते हैं, एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। माँ अपने बच्चे को संस्कार देगी और संस्कार के साथ वो सामान्य ज्ञान जो बच्चे हमारे नर्सरी स्कूल में जाकर सीखते हैं, और गांव के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो नर्सरी स्कूल में नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना है। बहुत पहले से है, लेकिन अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कुछ नया करने की बात कही। उन्होंने कहा 1,89,000 आंगनबाड़ी जो हमारे हैं, इस आंगनबाड़ी केंद्रों में 11 बजे तक आपको पढ़ाई करानी है जी। उसके बाद स्वास्थ्य की शिक्षा देनी है और बड़ों के आदर भी सिखाने हैं। आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने के लिए पूरी सुविधाओं से पूर्ण भी किया गया है और इसमें हम समझते हैं हमारे राज्यपाल मैडम का भी बहुत हाथ रहता है, बहुत सहयोग रहता है। साथ ही साथ CSR फंड से भी DM के द्वारा या आप सब व्यापारियों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो फंड आते हैं, उससे भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौने, किताबें और बहुत सारी ऐसी सुविधाजनक चीज़ें जो बच्चों के खेलने के लिए बाल वाटिका बनाई गई है। बच्चों को सामान्य ज्ञान उन चीज़ों से दिया जाता है जो आसपास उपलब्ध हैं जी। साथ साथ भोजन के लिए तो हमारी सरकार दे ही रही है, दलिया है, दाल है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिफाइंड है, खाने पीने की चीज़ें सरकार द्वारा उपलब्ध हैं। फिर भी अब गरम गरम खाना बनकर भी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से बच्चों को मिल रहा है और बहुत ज़रूरी है। हम लोग जा के इसको वाच भी करते हैं जी। पूरा देखते हैं कि कहाँ कौन सी वर्कर बच्चों को खाना दे रही कि नहीं दे रही। उनके लिए प्रॉपर बर्तन भी हैं जी। हम समझते हैं कि हर विधानसभा वाइज यदि आप देखें तो कम से कम 110 मॉडल आंगनबाड़ी बना दी गई हैं। उसको देखकर पूर्ण आंगनबाड़ी को व्यवस्थित करने का प्राविधान हमारे विभाग के द्वारा है। जी। माननीय आचार्य जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे एकल अभियान को इस पूरे देश में संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जाना जाता है कि जहाँ पे भी एकल विद्यालय चलते हैं वहाँ के बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार के पथ पे भी आगे बढ़ेंगे,
राष्ट्र के अभ्युदय के लिए संस्कार का क्या महत्व है और शिक्षा के प्रत्येक प्रकल्प में हम किस तरीके से संस्कार को सम्मिलित करें, उसमें अगर आप अपना कोई विचार दें। बहुत पुराना गीत है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कितनी भी शिक्षा हो जाए, एक उदाहरण भारत में बहुत पुराना है। एक बालक जो ब्रिलियंट स्कॉलर था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चूंकि एमएससी से कंप्लीट किया था इसलिए रक्षा मंत्रालय में भर्ती हुआ। सेना की गोपनीय फाइलों का सेक्शन उसको सौंपा गया और एक मित्र के घर पार्टी में अच्छी क्वालिटी की विदेशी मदिरा के बदले में किसी से मित्रता कर ली। जब जब उसको आवश्यकता पड़ी मदिरा वो प्राप्त करता रहा, बार बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उस मित्र ने पैसे नहीं लिए, बदले में काम करवाने का प्रस्ताव दिया। और काम क्या था, आप अपने सेक्शन से जिस नंबर की फाइल हम कहेंगे वो फाइल हमको आधे घंटे के लिए दे दीजिए, बस बदले में आपकी इच्छानुसार मदिरा आपको मिलती रहेगी। और वो फाइलें कैसी होती थी, जिनसे हमारे रक्षा कर्मियों के, सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा जुड़ी हुई होती थी। जब हमारे रॉ की टीम ने क्रमशः पीछा करते हुए वहां पहुंचकर उस सेक्शन इंचार्ज को रंगे हाथों पकड़ा, तब ध्यान में आया, उसके मन में ये बोध था ही नहीं कि हम जो फाइल दे रहे हैं और सकुशल फाइल वापस आ रही है, इसका नुकसान क्या है। शराब की बोतल के बदले गोपनीय फाइल दे दी, ये सिर्फ इसलिए था कि नैतिकता नहीं थी वहां। वो बालक ब्रिलियंट स्कॉलर तो हो गया, लेकिन देशभक्ति नहीं थी उसमें, इसलिए ऐसा करता रहा। तो संस्कार तो आवश्यक है जी, और संस्कार हर कदम पर देने पड़ते हैं। जैसा बहन जी ने बताया जी, कि आंगनबाड़ी की शिक्षिकाएं प्राथमिक स्थिति में ही अधिक योग्य न होते हुए, अधिक शैक्षिक क्षमता न होते हुए भी अपने आत्मीय व्यवहार के बल पर जो संस्कार दे देती हैं, निश्चित रूप से वो संस्कार आजीवन उपयोगी रहते हैं। जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने, जितने भी हमारे युवा हैं और हमारे जितने भी साथ उपस्थित लोग हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने मार्गदर्शन दिया। आदरणीय जिंदल जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप भारत में और भारत के साथ साथ अलग भी कई देशों में एकल अभियान के प्रचार के लिए आपका प्रवास लगा रहता है। हमने एक बार एक कार्यक्रम में आदरणीय लक्ष्मी जी से ये बात सुनी थी कि विदेशों के जो युवा हैं, विदेशों के जो बच्चे हैं, वो भारत की तरफ अपना झुकाव रखते हैं संस्कार के लिए, कि भारतीय संस्कार को जान सकें। हम यह भाव विदेशों में भी कि भारत के प्रति उनका झुकाव, जब शिक्षा की बात करते हैं उस दृष्टि से और ग्रामीण परिवेश के साथ जुड़ने की दृष्टि से उनका झुकाव हो, उसकी दिशा में हम क्या काम करते हैं, अगर आप अपना विचार दें तो। ब्रजेश जी, इसमें मेरा अनुभव ये रहा है कि वो कंपेयर करना चाहते हैं जी, कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है, और वो जो बेहतर उसमें से देखते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। वो किसी उसमें नहीं जाना चाहते, समय खराब नहीं करना चाहते कि इससे बढ़िया भी होगा ना होगा। जो उनकी समझ में आ जाए कि उसमें से चुनने के लिए उनको और ऑप्शंस चाहिए, और जो ऑप्शन उनको अच्छी लगती है, जो उनको कन्विक्शन देती है, उनकी कन्विक्शन को स्ट्रांग बनाती है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा जी, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने इस तरह के देखे हैं जो उस तरफ झुकाव इसीलिए रहता है कि यहाँ आकर के जब वो देखते हैं और फिर वो महसूस करते हैं, तो यहाँ के उस वातावरण को वो जीते हैं, तब वो पकड़ में आता है। सिर्फ पढ़ने से इतना नहीं आ जाता जी। ये एक तरीका होता है, जैसे कि प्रवास का जो तरीका है वो भी उसी के ऊपर है कि आप खुद जाते हैं, करते हैं, तो बात और होती है।
आप खतो किताबत और मेल और फ़ोन से करते तो बात और होती है, एब्जॉर्प्शन सही डिग्री की उससे मुमकिन हो पाती है और आसान हो पाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। दीदी, मेरा आपसे यह प्रश्न है एक, जैसे हम उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है आपको आपकी बेपाक आवाज़ के लिए जाना जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसी तरीके से इस सवाल का भी जवाब दें। जिस देश में हम हैं उस देश को माँ की उपाधि दी जाती है, ये विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी शक्तियों के स्तंभ हैं वो सब माताएं हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। अभी जिस प्रकार की स्थिति वेस्ट बंगाल में है, मैं तो ये कहूँगा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ अगर कोई बलात्कार के विषय में सोचता है या बढ़ता है तो अगले चौराहे से पहुँचने से पहले गोला गोकर्णनाथ पहुँच जाते हैं, ऊपर स्वर्गवास हो जाता है उनका। वैसी स्थिति पूरे देश में आए, या जिसको हम वास्तव में कहते हैं महिला सशक्तिकरण, इस प्रकार से हमारी बहनें सशक्त हों कि उनकी तरफ कोई देखे ना, इसके संदर्भ में आपका जो विभाग है वो क्या कार्य कर रहा है? देखिए, विभाग तो काम कर ही रहा है। बात आई फिर वही संस्कारों की। जी। जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ जहाँ भी कहीं जितनी ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं, गवर्नमेंट तो नियम बना रही है। अभी तो हमारे केंद्र सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है और बहुत ही अतिशीघ्र नारी सशक्तिकरण की बात भी आएगी, पूरी तरह से है भी। लेकिन क्या सशक्त हो पाएंगी नारियाँ जब तक संस्कार नहीं है? जैसा आपने अभी उदाहरण दिया, संस्कारों का अभाव है तो ये घटनाएं होती रहेंगी। नियम हमेशा बनते हैं और तोड़ने के नियम पहले बन जाते हैं। हमारे संस्कार समाज में खत्म हो रहे हैं। उसका कारण है अर्थयुग। माँ बाप के पास समय नहीं है बच्चों को बताने का, सिखाने का। छोटा बच्चा है, वो मोबाइल के दांत देखते देखते सो जाता है, फिर उठता है सुबह मोबाइल देखने लगता है। जहाँ दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे और माता पिता के पास कुछ समय होता था बच्चों को बताने और सिखाने का, बच्चा 10 वर्ष तक जो सीखता है वो उसके मस्तिष्क पटल पर बहुत अच्छे से अंकित होता है। बड़े में सीखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन छोटेपन में जो सीखी बात कभी नहीं भूलती। अब रहा जो ये घटनाएं हो रही हैं, विभाग हमारा बहुत काम कर रहा है, लेकिन क्या भाई बहन का प्रेम, स्नेह, नारियों के प्रति सम्मान कहीं तो खत्म हो गया, कहीं तो ये हो गया। दोनों तरफ से बात हो गई। समाज के दो पहिए हैं, नारी और पुरुष। हमारा तो ये मानना है कि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, न वो पुरुष है न महिला है। सशक्तिकरण के माध्यम से वो सशक्त है, कहीं से कमज़ोर नहीं है। यदि वो कोई कहे कि हम नारी होने के नाते कमज़ोर हैं, हमारी हेल्प की जाए, तो गलत है। वो हेल्प अपनी खुद करे। कोई भी महिला अपनी हेल्प खुद जब तक नहीं करती है तब तक कोई इसके साथ खड़ा नहीं होता है। हमारी जो कुछ बेटियों के साथ ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें सरकार ने बहुत नियम बनाए हैं। सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों ने की है। हमारा विभाग कार्य भी कर रहा है, लेकिन क्या कार्य रूप में परिणित हो पा रहा है? हमारे जैसे हम ये उदाहरण देना चाहते हैं कि कोई भी बेटी कहीं जा रही है, कोई घटना घटती है, तो क्या रास्ते से गुजरते लोग उसकी मदद करते हैं? नहीं अब करते। सब डरते हैं अपने अपने लिए, कोई मदद नहीं करना चाहता। मान लीजिए कोई बेटी गलत रास्ते में जा रही है, अब कोई समझाता नहीं, अब कोई बताता नहीं, अब कोई मार्गदर्शन करता नहीं। जी। कभी ये नहीं बताता कि लक्ष्य हमारा पहले है, ये सारी बातें बाद में हैं, ये महज आकर्षण है। एक आकर्षण से हम आकर्षित होकर अपना जीवन ना खराब करें। कहीं ना कहीं बेटे और बेटियां इस तरह के संस्कारों में पढ़कर अपने ध्येय से विमुक्त हो रहे हैं। तो आपके जो एकल विद्यालय हैं उनसे हम भी परिचित हैं, और हम ये ज़रूर कहेंगे ये संस्कार आप दे रहे हैं और समय समय पे जा रहे हैं, तो लड़कों को भी संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जी। जब लड़के भी संस्कारित कहीं ना कहीं होंगे तो ये जो गवर्नमेंट के नियम हैं ये ज़्यादा अच्छे से पारित हो पाएंगे। बिल्कुल सही और हम बात है। समझते हैं बेटियों की सुरक्षा ज़्यादा अच्छी होगी। जी। हम लोग तो किसी भी स्कूल में जाते हैं, हम पहले कहते हैं बेटियों से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दूसरों को देखना, आकर्षित होना, ये महज आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है, जिससे हम आकृष्ट होते हैं और हम अपना भविष्य खराब कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हर चीज़ में होता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो मरीज का इलाज अच्छे से करेगा। या मान लीजिए सपोज हम ही विधायक बने हैं और यदि हमें अपना ऑनेस्टी से काम करना है, तो यदि हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेंगे
तो हम हर काम के लिए कोई भी अनुदान या प्रतिदान नहीं लेंगे और हम उस काम को ऑनेस्टी से करेंगे, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो। बिल्कुल सही या कहा आपने। वास्तव में हमारी जात का हो चाहे धर्म का ना हो, तो मानवता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। हमें संस्कार जगाने के लिए चाहे आंगनबाड़ी का माध्यम हो, चाहे एकल विद्यालय हो और चाहे सामाजिक कोई व्यवस्था हो, जितने भी हमारे लड़के या लड़कियां जो भी हमारे से मैसेज को सुन रहे हैं, हम बिल्कुल अंतरात्मा से ये कहना चाहते हैं कि हम कहीं भी कोई मिले या गलत रास्ते पे जा रहा है तो रोकने का फर्ज बनता है आपका, माने या ना माने, लेकिन आपको कहना जरूरी है कि हमें व्यसन नहीं अपनाने हैं, शराब नहीं पीनी है, हमें दुर्व्यसन नहीं अपनाने हैं और हमें अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कड़ी मेहनत करके अपने पैसों से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। गलत रास्ते में जैसे कहा कि गोपनीयता भंग कर दे, ऐसे बहुत सारी गोपनीय बातें होती हैं, एक प्रोफेसर के लिए भी, एक डॉक्टर के लिए भी, एक इंजीनियर के लिए भी, एक विधायक के लिए भी, एक शिक्षक के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने पद के साथ न्याय करने के लिए जी इसको जरूर बनाए रखना है। और समाज में जो बेटे और बेटियां हैं, इनको समझाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को समय देने की बेहद आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, गवर्नमेंट ने तो ये बताए हमारी बेटी कोई या कहीं भी दहेज से उत्पीड़ित होती है, किसी भी थाने में मुकदमा लिखा सकती है, कोई आपको बुरी नज़र से देखे तो भी मुकदमा लिख सकता है, दहेज का उत्पीड़न मुकदमा लिख ही सकता है, घर में या तो सुरक्षा न मिली हो तो भी कानून है। कानून हर चीज़ का बना है, लेकिन कानून का अनुपालन कहाँ तक हो पा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। और ये आपने बहुत अभी आवश्यक है। इसके लिए गवर्नमेंट अब की बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी लगातार सख्ती से इसका अनुपालन करा रहे हैं और हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर भी बनाया गया है, नारी शरणालय भी बनाया है, बच्चों के लिए भी किशोर न्यायालय की व्यवस्था है। ऐसे करके उन्होंने जो हमारी बेटियाँ कहीं ना कहीं आकर्षित होकर गलत रास्ते पे जाती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए नारी शरणालय है, वहाँ उनको रखा जाता है। जब तक कि उनके माता पिता उनको ना ले जाएं तब तक उनको रखने की व्यवस्था है, खाना पीना देने की व्यवस्था है, पूर्ण सुरक्षा दी जाती है। और वन स्टॉप सेंटर में मान लीजिए कोई बेटी उसकी ससुराल या मायका बहुत दूर है, उसके घर वाले नहीं आ पा रहे हैं, तो 4 दिन उसको वहाँ रोका जाता है, तब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते, तब तक उसके सुपुर्द भी किया जाता है। लेकिन सारे कानून सारे अनुपालन में मूल बिंदु संस्कार है। तो बिल्कुल संस्कार सही कहा विलुप्त आपने। होगा तो सारे चीज़ों का अनुपालन बड़ा मुश्किल होगा। जी। गवर्नमेंट ने अब की बहुत नियम अच्छे भी बनाए हैं। हर स्कूल में उन्होंने जूडो कराटे की शिक्षा भी बेटियों को फ्री दे रहे हैं। अब की बार खाना पीना तो फ्री है, शिक्षा भी बहुत अच्छी है, शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी है, यूनिफॉर्म भी दे रहे, जूते मोजे भी दे रहे, विद्यालय भी दे रही है, आंगनबाड़ी केंद्र भी दे रही है, आपके एकल विद्यालय भी काम कर रहे हैं और हाई एजुकेशन की भी शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन फिर भी घटनाएं बहुत होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में जिनको प्यार नहीं मिलता वो मानसिक बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं और वह ऐसे ही लोग छोटे बच्चों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को रूप देते हैं। तो बच्चे को प्यार देना, स्नेह देना, उसको मान सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। 10 वर्ष की उम्र तक बच्चे को, मेरा तो ये मानना है, मारना भी नहीं चाहिए, समझा बुझा के अच्छी शिक्षा दें, कम से कम मानसिक विकार से ग्रसित तो नहीं होगा और समाज में कोई गलत कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारा अपना मानना है। मनोविज्ञान के साथ करना भी यही चाहिए कि बच्चों को संस्कारित बनाना बेहद जरूरी है। जी, मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारे मूल में संस्कार होना चाहिए। एक और बहुत अच्छी आपने बात कही कि युवाओं को, खासकर पुरुषों को भी उस संस्कार के साथ जुड़ना चाहिए। सब सिर्फ बहनें सीखें समझें वो आवश्यक नहीं है। हम अपने इस सेशन को अभी समाप्त करेंगे और कुछ जो हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं उनके हम सवाल लेंगे। मुझे याद आता है आचार्य जी, 2019 में जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उस समय पे एक बार ऐसा ही कार्यक्रम था महिला सशक्तिकरण का। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माता जी ऐसा कार्यक्रम है, मैं क्या बोलूँ? तो मेरी माता जी ने भोजपुरी में कहा था कि जे जन्मा के छोड़ देहलस ओके का सशक्त करबे। मतलब जिसने पैदा करके छोड़ दिया है उसको तुम क्या सशक्त करोगे? तो शायद ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हम लोग क्या ही महिला को सशक्त करेंगे कि जिन्होंने हमें जन्म दे के इस दुनिया में छोड़ दिया है। तो कुछ सवाल हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। बहन जी, एकल प्रणाम। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन पिछले 50 साल से लगातार आंगनवाड़ी वह शब्द हमारे बीच में गूंज रहा है, आंगनवाड़ी।
मैं आपको छोटा सा एक वो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक इनॉग्रेशन पे मुझे बुलाया गया, उसका नाम था SOS चिल्ड्रन विलेज। आप उसे वेबसाइट पे सर्च भी कर सकती हैं। ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है। इन्होंने क्या किया, समाज के अंदर जितनी विडो लेडी थी उनको लिया और अनाथालय के बच्चों को लिया। हर पर इसके साथ 10-10 बच्चे SOS चिल्ड्रन विलेज के अंदर। उन्होंने उनको घर वाली फैसिलिटी दी पूरी, और उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजने का काम उनको दिया, घर चलाने का काम उनको दिया। एज ए मदर उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया। आप उसका उदाहरण लेंगे, अगर आप देखेंगी तो कितना बड़ा उसका उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। लेकिन लास्ट में उस रेवोल्यूशन के आते आते उस रेवोल्यूशन में लास्ट में उन्होंने अपने अपने मिशन के साथ जोड़ दिया कि उनका मिशन क्या था इसको करने का। लास्ट में लाके उन्होंने अपना मिशन जोड़ दिया। जबकि आंगनवाड़ी के अंदर हम लगातार 85 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा रेवोल्यूशन अभी तक नहीं आया कि हम ऐसा कोई रेवोल्यूशन करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको कल की न्यूज़ बता रहा हूँ। कल सऊदी अरब की एक न्यूज़ आई, वहाँ पाकिस्तान के 7 लड़कों ने एक 16 साल की लड़की का रेप कर दिया। एक दिन पहले हुआ, आज के दिन उनको सजाए मौत दी गई। बिठा के उसके वीडियो बनाए गए और सबको देखना कंपलसरी किया, सबको देखना कंपलसरी किया। एक ये रेवोल्यूशन लाने के लिए कुछ ऐसे हार्ड स्टेप, भाई हम बच्चों को तो समझाएं, बच्चों को संस्कार की बात भी करें, लेकिन कहीं अगर बच्चा कमजोर हो रहा है तो वो रास्ता कैसे निकाले? वो सरकार निकाले, वो सरकार उसके लिए रास्ता दे कि उसको करना क्या चाहिए। मेरा यही मानना है कि अगर आप ठीक समझें तो कहीं ना कहीं सुझावों को लागू करें। धन्यवाद। ये सरकार इस पे कर भी रही है, जैसे जो बच्चे हैं बाल सुधार की भी बात हो रही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो बच्चे गलत ज़्यादा कार्य करते हैं तो ये उनको दंडित किया जाए, तो समाज में दिखाना भी जरूरी इसलिए है कि लोग डर से भी तो उस कार्य को ना करें। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इस समय 15 अगस्त के दिन प्राचीर से, उन्होंने ये कहा भी है कि जिस तरह से ये बलात्कार के विषय में ज़्यादा कहा जा रहा है तो दंड जो मिल रहे हैं उसको भी बताने का प्राविधान है, जिससे लोग डरें और परेशान। डरने के बाद भय भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भयहीन होए न प्रीत, तो भय बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि हमारे जो विभाग है, हमारा आंगनबाड़ी विभाग और महिला कल्याण, इसके अंतर्गत भी जो बच्चे अपराध करते हैं उनको सुधारने के लिए भी किशोर न्याय बोर्ड बना है। इसके अंतर्गत उन पर मुकदमा चलता है, उनको सुधारा भी जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये भी सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं और वो सुधर जाएं, एक अच्छे नागरिक बन जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। बल्कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, पढ़ाई की तरफ जोड़ा जाए और उनको स्कूल भेजा जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो अपराध से लिप्त हैं उनके बच्चों के लिए भी काम कर रही है। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसा हमारी कानपुर से दीदी आए थे, उन्होंने हमको बताया कि आप बेपाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर के यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग खुल के कुछ भी आपसे पूछ पाएँ। इतनी सरलता से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय जिंदल जी, आप लोगों ने गौरवमयी उपस्थिति में हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. This session is sponsored by Campus. Session topic: Education in Tribal Areas.